हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न कॉमर्स विद नैना। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड थ्योरीज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी डिविडेंड थ्योरीज के और डिविडेंड डिसीजन। जो हमने 3 टाइप के डिसीजंस पढ़े थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज के हम लेक्चर में जो डिस्कशन करेंगे वो रहेगी हमारी डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। तो अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड इज़ अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, जिसको हम सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। तो नेट प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में, उसको हम बोल देते हैं डिविडेंड। तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है हमारे पास, उसमें से कंपनी को जो है वो डिसीजन लेना होता है कि या तो वो पैसों को बचा कर रख सकता है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं या अप्लाइंग बैक बोलते हैं, या फिर एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस डिसीजन को लेना कि कितना हमें रिटेन करना है और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड, उसी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। कि जो हमने डिसाइड करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन कंपनी, कि जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है उसमें से सारे टैक्सेस, सारे इंटरेस्ट पे करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, उसको हम रिटेन करके रखें या डिस्ट्रीब्यूट कर दें एज अ डिविडेंड, उसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस। अब ये जो डिविडेंड है, या तो कैश में भी दिया जा सकता है, या फिर आप इसको स्टॉक में भी दे सकते हो, बॉन्ड की फॉर्म में भी दिया जा सकता है ना। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी डिविडेंड भी रहता है, जो कि इंडिया में अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, इंडिया में ये यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। तो डिविडेंड को बेसिकली हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो डिविडेंड है, ये क्यों मैटर करता है इतना ज़्यादा, क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है? बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। कि कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करे या रिटेन करके रखे। दोनों ही डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। या कितना परसेंट पोर्शन रिटेन करके रखे, कितना परसेंट एज अ डिविडेंड दें। बिकॉज अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो आपके मार्केट वैल्यू पे के ऊपर इम्पेक्ट पड़ेगा, और अगर आप रिटेन नहीं करोगे तो आपके फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कोर डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें या रिटेन करके रखें। दूसरा है कि डिविडेंड जो है वो करंट इनकम प्रोवाइड करता है आपके शेयर होल्डर्स को। तो अगर आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो इससे क्या है कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पा सकते हो। ठीक है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो डिविडेंड की तरह अपने प्रॉफिट को, और उसको अगर रिटेन करके रखते हो, तो ये आपकी एक फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है कि आपके पास इतने फंड्स अभी तक अवेलेबल हैं, तो जिसकी वजह से आपको नए शेयर्स इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जिस्टिंग शेयर्स के साथ ही एग्जिस्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर। और ये हमें एक्चुअल में बताता है कि ये जो फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन है कि या ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें या रिटेन करके रखें, ये हमारे जो मार्केट वैल्यू है हमारे शेयर्स की, उसके ऊपर एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट डालता है, इस चीज़ का आंसर भी हमें डिविडेंड डिसीजंस के थ्रू मिलता है, या डिविडेंड थ्योरीज को जब हम स्टडी करेंगे तब मिलेगा। तो अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा डिविडेंड थ्योरीज का, तो डिविडेंड थ्योरीज के हमारे पास दो व्यूज रहते हैं, इररिलेवेंस और रिलेवेंस। तो जब हम बात करते हैं इररिलेवेंस की, तो इररिलेवेंस का मतलब है कि जो हमारी फर्म की जो, ये इसका बेसिक अजम्पशन क्या है कि फर्म की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर, ना कि डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। यानी सिंपल सी बात है, इररिलेवेंस आप मान लोगे, हमें हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, डिविडेंड तो मिलना चाहिए। अब अगर मैं कहीं पर शेयर्स परचेज करूंगी, तो हमारी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी ना कि डिविडेंड के थ्रू हमारे शेयर्स की वैल्यू ग्रो हो। तो हर शेयर होल्डर यही चाहेगा कि उसको डिविडेंड भी मिले, ज़रूरी पार्ट है ये शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करने का। तो इररिलेवेंस से आप सिंपली ये याद रख सकते हो कि बहुत ही इररिलेवेंट है ये जो डिसीजन मेकिंग थ्योरीज हैं, ये बहुत इररिलेवेंट है। बिकॉज ये बोलती हैं डिसीजन अगर आप नहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब भी आपके मार्केट वैल्यू में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। कि इसका सिंपल सा मानना है कि मार्केट की वैल्यू जो है वो फर्म की अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, कि फर्म की अर्निंग पावर क्या है, ना कि इस बात के ऊपर कि फर्म कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ डिविडेंड और कितना रिटेन करके रखती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वहीं डिविडेंड ऑफ रेलिवेंस
तो रिलेवेंट इसको आप मान सकते हो ऐसे याद रखने के लिए, बिकॉज रिमेंबर कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो रेलिवेंस यानी बहुत ही रिलेवेंट है, मतलब सही बात करता है कि ये क्या बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है, फर्म की जो भी डिविडेंड पॉलिसी होगी वो फर्म की वैल्यू को इम्पैक्ट करती है, उसको अफेक्ट डालती है उसके ऊपर, ठीक है। और शेयर होल्डर्स क्या, यही रेलिवेंस थ्योरी जो है हमारी डिविडेंड की रेलिवेंस थ्योरीज जो हैं ये क्या एज्यूम करके चलती हैं, या ये क्या बोलती हैं कि शेयर होल्डर्स जो है ना वो करंट डिविडेंड प्रेफर करते हैं, ना कि फ्यूचर डिविडेंड, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने पढ़ चुका है इसमें। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग करंट जो भी मनी है हमारे पास उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू वही मनी हमें फ्यूचर में मिलेगा। सिमिलरली यहाँ रेलिवेंस थ्योरी भी यही बोलती है कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो करंट डिविडेंड को प्रेफर करते हैं। और तीसरी बात ये क्या बोलता है कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड द वैल्यू ऑफ फर्म, की जो फर्म की वैल्यू है वो डिविडेंड से डायरेक्टली रिलेट करती है, और अगर आप डिविडेंड की डिसीजन मेकिंग सही से नहीं करोगे तो आपकी फर्म की वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इररेलेवेंस हम ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं कि बहुत ही इररेलेवेंट है, जो बोलता है कि डिविडेंड डिसीजन कुछ भी मैटर नहीं करता है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। सिमिलरली रेलिवेंस क्या बोलता है कि वैल्यू जो है फर्म की वो इम्पैक्ट होती है डिविडेंड पॉलिसी के थ्रू, डिविडेंड की जो भी हम वैल्यू निकालते हैं या डिविडेंड का जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके थ्रू हमारे फर्म की वैल्यू के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा रेलिवेंस और इररिलेवेंस का बात। अब ये जो जितनी भी थ्योरीज है ना इससे रिलेटेड हमें टैक्स और रिस्क, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं डिसीजन को लेते टाइम। तो अब अगर हम बात करें इररिलेवेंस की, तो इररिलेवेंस में तो हमारे पास एमएम अप्रोच आती है और सॉल्मन अप्रोच आती है। तो रेलिवेंस में हमारे पास दो मॉडल्स आते हैं, एक है वॉल्टर का मॉडल और दूसरा आएगा आपके पास गॉर्डन का मॉडल। तो देखिए वॉल्टर का मॉडल क्या बोलता है, ये जो है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न रहता है और एक हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहती है। तो रेट ऑफ रिटर्न को हम आर बोलते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम के से डिनोट करते हैं। हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं इन दोनों चीज़ों को। रेट ऑफ रिटर्न हमने एनपीवी आईआरआर वगैरह में पढ़ा था कि आर है, और के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के ऑलवेज डिनोट्स टू द कॉस्ट। तो इसकी क्या अजम्पशंस है, इसकी बेसिकली मतलब ये तीन सिचुएशंस के बारे में बात करता है कि अगर आर ग्रेटर देन के है, आर यानी मतलब आपका क्या है रिटर्न, इट इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना आपने खर्चा किया है जितनी आपकी कॉस्ट आई है उससे ज़्यादा आपकी रिटर्न है, इसका मतलब क्या आपकी फर्म ग्रो कर रही है। तो ये क्या बोलता है कि फर्म अगर ग्रोइंग है तो फर्म उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है कहीं और पर उस रिटर्न को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। यानी अगर आप यहाँ पर डिविडेंड की तरह डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी करोगे, डिविडेंड 0% भी रखोगे और 100% को री इन्वेस्ट कर दोगे, रिटेन करके रखोगे, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज आर इज़ ग्रेटर देन के। तो आर इज़ ग्रेटर देन के का मतलब है री इन्वेस्ट करना प्रॉफिट्स को। आर इज इक्वल्स टू के है, इसका मतलब रिटर्न और कॉस्ट बराबर है। तो यहाँ पर जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, न्यूट्रल है, मतलब डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या तो डिविडेंड दे दें या उसको रिटेन करके रख लें, न्यूट्रल सिचुएशन है यहाँ पर। इफ़ आर इज़ लेस देन के, तो इसका मतलब फर्म क्या है, डिक्लाइनिंग है, रिटर्न जो है वो बहुत कम है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से खर्चा ज़्यादा है और रिटर्न्स कम है। तो जितना भी रिटर्न आया है आप उसको क्या कर दोगे, डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ पर लिखा ना हाई पे आउट, इसका मतलब उसको आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बिकॉज आपको अपनी गुडविल को रिटेन करके रखना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो अगर आप रिटर्न है ही नहीं और उसी को री इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, रिटर्न जितनी सी भी आई है जो कि कॉस्ट से भी कम है, तो उस केस में फिर आप शेयर होल्डर्स के सामने अपनी इमेज को नहीं बचा पाओगे, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशंस के बारे में ये बात करता है। अगर हम इसकी अजम्पशंस की बात करें तो इसका अजम्पशंस क्या बोलती हैं आपके वॉल्टर्स मॉडल की, कि फर्म सिर्फ इंटरनल फाइनेंस को ही यूज़ करता है, इंटरनल जो सोर्सेज हैं उन्हीं को यूज़ करता है। फर्म जो है डेट का यूज़ नहीं करता है, ठीक है, फर्म डज नॉट यूज़ डेट और इक्विटी फाइनेंस। फर्म जो है वो कांस्टेंट, फर्म के पास जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स आती हैं, मतलब हर बार रिटर्न्स आती ही आती हैं और कांस्टेंट ही रहती है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमें पता है कि यही असम्पशंस क्या बन जाती हैं, इसकी क्रिटिसिज्म का पॉइंट बन जाती है, क्योंकि फर्म अगर डेट का यूज़ नहीं करेगी तो वो टैक्स बेनिफिट नहीं उठा पाएगी, तो डेट का यूज़ भी हर फर्म करती है, तो ये असम्पशन भी क्रिटिसिज्म में आ जाती है। फिर फर्म की हमेशा रिटर्न और कॉस्ट तो कांस्टेंट नहीं रह सकती, बिकॉज डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन हमेशा चेंज होता है, हर फर्म का अलग अलग रहता है, तो कांस्टेंट रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं रहेगी। फर्म की अगली असम्पशन इसकी क्या है कि फर्म की 100%
जो है वो पे आउट रेशियो रहती है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, रिटेन भी की जाती हैं समटाइम्स जो प्रॉफिट है वो। फिर फर्म हैज़ कांस्टेंट ईपीएस एंड डिविडेंड, अर्निंग पर शेयर भी कांस्टेंट है और डिविडेंड भी कांस्टेंट है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। डिविडेंड तो डिपेंड करेगा प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड भी दिया जा सकता है, प्रॉफिट कम है तो कम डिविडेंड भी दिया जा सकता है, और ज़ीरो डिविडेंड भी दिया जा सकता है, तो कांस्टेंट नहीं होता। और इसकी लास्ट एजम्पशन है कि फर्म की जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग है, तो फर्म की लाइफ भी डिपेंड करेगी उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये था आपका वॉल्टर का मॉडल। ठीक है, जिसमें बेसिक थ्योरी हमारी यही थी, 3 सिचुएशंस की ये बात करता है। आर इज ग्रेटर देन के, आर इज इक्वल्स टू के एंड आर इज लेस देन के। तो ग्रेटर देन के है मतलब रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो रिटेन करके रखिए। रिटर्न इज इक्वल्स टू कॉस्ट, तो डिविडेंड का डिसीजन जो है वो फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूट्रल रहेगा। और रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट, तो 100% पे आउट रेशियो आप अपनी रखिए। ठीक है, तो ये था आपका वॉल्टर्स का मॉडल। इसके बाद हमारे पास आता है गॉर्डन का मॉडल, सेकंड इंपॉर्टेंट मॉडल। देखिए, ये जो थ्योरी ऑफ रेलिवेंस है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट को भी एग्जाम्स अगर आपने दिए हैं, प्रेफर करते हो, तो उसमें आपने देखे होंगे वॉल्टर और गॉर्डन के मॉडल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए एज कम्पेयर टू वही डिविडेंड फ्यूचर में दिया जाए। फॉर्म क्या बोल रही है कि हम रिटेन भी कर सकते हैं या एज अ डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट रेलिवेंस थ्योरी किस चीज़ की बात करती है कि डिविडेंड देना इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सारा का सारा रिटेन करके रखोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गॉर्डन का मॉडल यही बोलता है कि अगर आप अपनी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो, उसको बेटर बनाना चाहते हो, तो हमेशा हर शेयर होल्डर यही चाहेगा कि फ्यूचर में डिविडेंड मिलने से बेटर है उनको आज ही वो डिविडेंड रिसीव हो जाए। तो उसी को बोलते हैं बर्ड इन द हैंड, कि आज वो चीज़ अगर आपको मिल जाएगी तो वो कम रिस्की है एज कम्पेयर टू अनसर्टेन फ्यूचर कैपिटल्स, कि फ्यूचर जो है वो बहुत अनसर्टेन है, तो अगर वही वैल्यू बाद में मिलेगी तो वो उतनी वैल्यूएबल नहीं रहेगी। राइट, तो गॉर्डन का मॉडल यही बोलता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रेजेंट के डिविडेंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक रेलिवेंस थ्योरी का पार्ट है, कि बिकॉज इन्वेस्टर जो है वो सर्टेनिटी को प्रेफर करते हैं कि आज तो फर्म के पास रिटर्न है तो उसको एज अ डिविडेंड दे सकती है इजीली। कल को हो सकता है फर्म के पास रिटर्न्स नहीं आएंगी, तो फर्म कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो इसलिए चलिए, तो अब आ जाती हैं हमारी थ्योरीज ऑफ इररिलेवेंस। तो इररिलेवेंस हमने बात कर ली पहले कि रिटेन कर सकते हैं, डिविडेंड डिसीजन कुछ मैटर नहीं करता है, फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है ना। तो इसमें सबसे बड़ा मॉडल हमारे पास है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं एमएम अप्रोच। तो ये क्या बोलते हैं, ये आर्बिट्रेज को फॉलो करता है। बेसिकली आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, हमने शायद ये चीज़ पहले भी पढ़ी है कि शेयर्स को उस मार्केट से परचेज करना जहां वो सस्ते मिल रहे थे, और उस मार्केट में सेल करना जहां पर वो एक्सपेंसिव बिक रहे थे, ताकि एक बैलेंस आ जाए। तो वही सस्ता खरीद कर उसको महंगा बेचना, उस चीज़ के ऊपर ये फोकस करते हैं। एमएम अप्रोच उस चीज़ के बारे में बात करती हैं। तो क्या बोलती है ये कि ये जो मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट रहती हैं, इसके अजम्पशंस क्या है, परफेक्ट मार्केट कंडीशंस रहती हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर्स हमेशा रैशनल रहते हैं,
टैक्स यहाँ पर नहीं होते हैं, और वैल्यू की फॉर्म जो है वो डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर, ना कि डिविडेंड डिसीजन के ऊपर। ये सबसे मेन पॉइंट है इनका, कि फॉर्म की वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है उसकी, डिविडेंड डिसीजंस मैटर नहीं करते हैं। यही आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हो पॉइंट फिर। और ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन लेकर चलते हैं दोनों चीज़ों के बीच में, डिविडेंड इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन के बीच में, ठीक है। तो इसकी बेसिक अजम्पशंस को अगर हम शॉर्ट में देखें तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, बोलते हैं रैशनल्स इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास, टैक्स हमारे यहाँ पर नहीं रहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रहती है, और कोई भी रिस्क या अनसर्टिनिटी नहीं है फॉर्म के अंदर। और यही सारे क्या हैं फिर इसके क्रिटिसिज्म के पॉइंट बन जाते हैं। तो और दूसरा हमने क्या बोला, ये आर्बिट्रेज को फॉलो करता है, आर्बिट्रेज के ऊपर बात करता है ना। तो आर्बिट्रेज तो आप समझ गए, सस्ता खरीद कर महंगा बेचना। तो ये एमएम अप्रोच के बारे में सारे मेन पॉइंट। ओके, तो ये भी एमएम जो अप्रोच है उसी के बारे में पॉइंट है कि टैक्सेस जो है यहाँ पर नहीं रहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं होती हैं, कोई ब्रोकरेज फीस भी नहीं है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल रहती है, फ्यूचर अर्निंग्स भी यहाँ पर पता रहेंगी। तो ये सारे इसके बेसिक से क्रिटिसिज्म के ही पॉइंट्स हैं। तो अगर हम एमएम अप्रोच के बारे में अगर बात करें बेसिकली कि क्या है ये, तो सिंपल से यही बात बोलता है कि अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनकी इनकम ग्रो करे तो वो अपने शेयर्स को सेल करते हैं मार्केट में, वो अपनी होल्डिंग्स को सेल कर सकते हैं, फर्म को डिविडेंड डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्म का जो भी डिविडेंड डिसीजन है, जो भी पे आउट रेशियो है, वो उनकी वेल्थ के रिलेटेड इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वो तो हम जितना देख चुके हैं वो रेलिवेंस थ्योरीज के थ्रू ही पॉसिबल है, इररेलेवेंस थ्योरीज तो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करती हैं। तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच यही बोलता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो शेयर होल्डर्स की वेल्थ के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है, और इसी बेसिस पर हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी। तो टैक्स प्रेफरेंस थ्योरी क्या बोलता है कि इन्वेस्टर जो है वो कैपिटल गेन्स को ज़्यादा फेवर करते हैं एज कम्पेयर टू डिविडेंड, ठीक है। इस थ्योरी का क्या मानना है कि इन्वेस्टर्स, मान लीजिए हम इन्वेस्टर्स हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि फर्म की कैपिटल गेन कितनी है, ना कि ये कि फर्म हमें कितना डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के बारे में बात करता है, सिंपल। तो मेन हमारी रेलिवेंस थ्योरीज है जिसको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर इम्पेक्ट डालते हैं, तो वो है कि प्रॉफिट की पोजीशन कैसी है फर्म की, फर्म के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या हैं, डिवेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं, ये तीन तरीके के सोर्स रहते हैं। उसके बाद इंटरनल सोर्स आ जाता है रिटेन अर्निंग। तो अगर फर्म प्रेफरेंस शेयर्स का भी यूज़ करें तो पहले उनको फिक्स डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद जो होल्डिंग्स बचेंगी वो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाएंगी। तो क्या क्या सोर्सेज हैं वो भी मैटर करते हैं डिविडेंड डिसीजन लेते टाइम। अनसर्टेनिटी क्या रहेगी फ्यूचर इनकम्स की, है ना, लीगल कंप्लाइंसेस क्या क्या है, लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, ग्रोथ रेट क्या है फर्म का, टैक्स की पॉलिसी क्या है, और फर्म की कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या है। ये सारे जो बेसिक फैक्टर्स हैं ये सारे मैटर करते हैं ये डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि थ्योरी ऑफ रेलिवेंस क्या है और इरेलीवेंस क्या है। रेलिवेंस यानी रेलिवेंट, और इरेलीवेंस यानी बिल्कुल इरेलीवेंट है, सही बात ही नहीं करते हैं वो, इस तरीके से मानकर आपने चलना है, इस तरीके से उसको रिमेंबर रखना है। तो यही है हमारी डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग, डिविडेंड डिसीजन के रिगार्डिंग थ्योरीज, और यही था इसके अंदर का कंटेंट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो अगर कोई डिविडेंड थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो हमें क्या बताना है कि रेलिवेंस और इरेलीवेंस क्या है, सेंट्रल असम्पशंस क्या है इसकी, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टैक्स, इन सारी रिस्क, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हो, लास्ट में इसको कंक्लूड कर सकते हो डिपेंडिंग ओवर द क्वेश्चन कैसा रहेगा, है ना। तो आई होप आप लोगों को अब ये क्लियर होगा व्हाट इज थ्योरी ऑफ रेलिवेंस एंड इरेलीवेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कोई पॉइंट अगर छूट गया होगा, अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।